So we are going to understand the Darwin theory. Darwin's theory of evolution. अब देखो डार्विन थ्योरी ने अपने डार्विन ने अपने इवोल्यूशन थ्योरी में क्या बताया? उसने ये बताया कि स्पीसीज जो है ना, डिफरेंट काइंड्स की जो स्पीसीज है, ठीक है, इसको उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला जो फिटेस्ट थे, फिटेस्ट, और दूसरे अनफिट थे। दूसरे कैसे थे? अनफिट। अब ये फिटेस्ट और अनफिट किस टर्म में? कि उनका जो सराउंडिंग है, सपोज ये उनका सराउंडिंग है, अब सराउंडिंग के फैक्टर्स है। अब फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा है प्रेशर, ठीक है, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। सो दिस ऑल द फैक्टर्स, ओके, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो गया, शेल्टर हो गया, है ना, और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। all these are the factor, okay, they are going to affect the life of organism, okay। अगर हमारे पास दो, देखो, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज थी, हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो फिटेस्ट हैं और जो अनफिट है। तो जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें सरवाइव करने के लिए जो फिट है वो सरवाइव करेंगे, जो फिट है वो क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे। और जो अनफिट है वो धीरे धीरे उनकी हेल्थ बिगड़ जाएगी और धीरे धीरे वो पेरिश हो जाएंगे, पेरिश यानी डेड हो जाएंगे, ठीक है। सो फिटेस्ट विल गोइंग टू सर्वाइव। अब जो सर्वाइव करेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और अपने एग्जिस्टेंस को अर्थ पर बना के रखेगा। विल मेंटेन the existence, will maintain their existence। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट है उसकी, वेदर दे आर प्लांट, वेदर दे आर एनिमल, और दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस। हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों? कुछ भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल भी हो सकते हैं, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी हो सकते हैं। इसमें फिटेस्ट, अगर वो फिट हैं तो वो सरवाइव करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, अडाप्ट करेंगे, उनमें चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर, और वो अपने आप को सरवाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे और सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अपना एग्जिस्टेंस वो अर्थ पर है, किसी भी प्लैनेट के ऊपर वो मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन सी? अनफिट ऑर्गेनिज्म की। अब जो अनफिट होगा उनके लिए टेम्परेचर सुटेबल नहीं होगा, या फिर प्रेशर सुटेबल नहीं होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी के कारण वो शाय फील करेंगे, तो वो है बाहर निकलेंगे नहीं, तो वो फूड की कमी या फिर और भी लेक ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी उसकी कोई भी फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर, इनको अफेक्ट करेगा और ये आगे चल के अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो पेरिश हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पेरिश, विल गोइंग टू पेरिश, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पेरिश्ड हो जाएंगे, इसका मतलब वो हो जाएंगे डाई, मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मीन्स वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट। बस यही बताया है डार्विन ने अपने थ्योरी में, यही डार्विन थ्योरी का पूरा कंक्लूजन है। सो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, यानी उसमें अडेप्टेशन आएगा, ठीक है। सो those species they are going to adapt them in themselves according to the changing environment, okay। वो फिट रहेंगे और वो सरवाइव करेंगे और अपने सारी के सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करके अपने एग्जिस्टेंस को बनाकर रखेंगे। वो रिप्रोड्यूस करेंगे, सेम काइंड के जो न्यू ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज के, उसको प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने एग्जिस्टेंस को बनाकर रखेंगे,
ठीक है। और जो अनफिट होंगे वो डाई हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे कि डायनासोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, डायनासोर्स हमारे अर्थ से 6.5 करोड़ साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बिकॉज उनके लिए उस समय एनवायरमेंटल सुटेबल नहीं था, या फिर चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप को वो फिट नहीं कर पाए, इसलिए वो पेरिश हो गए, मर गए। समझ में आएगा डार्विन थ्योरी का कंक्लूजन पार्ट एवरीवन? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला? fittest will survive. I am going to write here the conclusion: fittest will survive and unfit will die. Unfit will die. बस इतना सा कंक्लूजन है डार्विन्स के थ्योरी का। अब देखते हैं आपके बुक में एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। So let me little zoom in so that you can see clearly. Okay, now screen is clear. Whatever the portion of book is in front of you. Clear everyone? Yes, sir. Okay, so let's discuss what is given in Darwin's theory of natural selection in your book. Okay, so Charles Darwin had collected innumerable specimens of the plant and animal. Okay, depending upon the observation. See, उसने क्या किया, बहुत सारे प्लांट और एनिमल के अलग अलग स्पेसिमेन को उसने कलेक्ट किया, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व किया। okay, and observe those specimens. He published the theory of natural selection. और उनको ऑब्जर्व करके उसने क्या किया, एक थ्योरी सजेस्ट किया। देखेंगे वो थ्योरी क्या है। कहाँ गया सिलेक्शन विच, कहाँ गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच पेरिस, सॉरी कहाँ गया, हम यहाँ पर थे। हाँ, he published the theory of natural selection. देखो उसने थ्योरी सिलेक्ट पब्लिश किया, उस थ्योरी का नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। यानी नेचर सिलेक्ट करता है किसको जिंदा रखना है और किसको मार देना है, ठीक है। चेंजिंग द नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, अगर जिसमें अडॉप्टेबिलिटी है वो चेंजिंग एनवायरमेंट में सुटेबल हो जाएगा, अपने आप को फिट कर लेगा। लेकिन जो अपने आप को चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं कर पाया, अडॉप्टेबिलिटी उसमें नहीं आई, सो विल गोइंग टू पेरिश, ठीक है। व्हिच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखो उसने क्या बताया, सर्वाइवल विल गोइंग टू फिटेस्ट विल गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। फिटेस्ट क्या होगा, सर्वाइव होगा। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड, अब देखो बुक पब्लिश किया और बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रखना है, डार्विन ने कौन सी बुक पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और उसकी थ्योरी का जो मेन कंक्लूजन पार्ट क्या था, मैंने यहाँ पर लिख कर दिया हूँ, फिटेस्ट विल सर्वाइव एंड अनफिट विल डाई। तो आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इतना सा नहीं लिखना है, आपको इतना लिखना है, द फिटेस्ट विल सर्वाइव एंड अनफिट विल डाई, ठीक है। ये उसका कंक्लूजन है, ये उसका कंक्लूजन है, ठीक है। आगे, while explaining the concept, देखो जब उसने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, कौन सा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, तो उसने क्या बताया, डार्विन सेज दैट, क्या कहा देखो उसने, ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को स्प्रेड करने के लिए आने वाली जनरेशन को इसलिए प्रोड्यूस करते हैं सो दैट उनका एग्जिस्टेंस मेंटेन रहे। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, सपोज आज ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आज अगर ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा, राघव ह्यूमन स्पीशीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हाँ हो जाएगी ना। यानी आज सपोज जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो ज्यादा से ज्यादा 50 साल 60 साल से कम ही जिएगा, बहुत कम जिएगा, क्योंकि उस समय तक तो जितने भी एजेड पर्सन है वो खत्म हो जाएंगे, पॉपुलेशन सडनली डाउन हो जाएगी। सो 30 40 50 60 साल 70 साल के अंदर अर्थ पर ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे
परफॉर्म रिप्रोडक्शन, इसलिए मैंने जब भी रिप्रोडक्शन पार्ट को अलग लिखा था और बाद में सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को लिखा था। इवन दैट रिप्रोडक्शन इज आल्सो द लाइफ प्रोसेस, बट मैंने उसको सेपरेट इसीलिए लिखा क्योंकि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, हाँ आगे, all the organism competes with each other, कहाँ गया, all the organism compete with each other। देखो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन है, एक स्पीसीज सेम स्पीसीज के यानी एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म उसी स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म से कॉम्पीट कर रही है, ठीक है, और एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कॉम्पीट कर रही है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, ठीक है, तो हिरन अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है, डियर, और उसके पीछे में टाइगर भाग रहा है उसको खाने के लिए। देखो दोनों में कंपटीशन है। अब कंपटीशन में जो जीत जाएगा, अब सपोज टाइगर जीत गया तो हिरन को मारकर खा जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन कंपटीशन में अगर हिरन हार गया तो वो मर जाएगा और शेर का खाना बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है इनके बीच में इंटर ऑर्गेनिज्म और इंटर स्पीसीज दोनों में कंपटीशन है। एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन है। जैसे अगर हम आपकी क्लास की बात करें तो हर पर्सन चाहता है कि नहीं मैं सबसे ज्यादा मार्क लूं, मैं सबसे ज्यादा मार्क लूं। राघव बोलेगा नहीं मेरे मार्क ज्यादा आना चाहिए, अथर बोलेगा नहीं मेरे मार्क ज्यादा आना चाहिए, पार्थ बोलेगा नहीं मेरे मार्क ज्यादा आना चाहिए। तो हम तो एक ही स्पीसीज के ह्यूमन बींग, बट हम में भी कंपटीशन है मास को लेकर। फिर अगर हम बात करते हैं आपके अर्निंग को लेकर, अगर हम बात करते हैं आपके लाइफ पार्टनर को लेकर, है ना, आपके लाइफ स्टाइल को लेकर, हर चीज में कंपटीशन है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अभी हमने यहाँ पर लिया था डियर का एग्जांपल और टाइगर का एग्जांपल, तो हर स्पीसीज में क्या है, कंपटीशन है डिफरेंट स्पीसीज में, एंड विद इन द स्पीसीज कंपटीशन है। और जो कॉम्पीट करेगा और जो जीतेगा, है ना, कंपटीशन में कॉम्पीट होगा तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, जो जीतेगा वो सरवाइव करेगा। ठीक है, आपने थ्री इडियट मूवी सुना होगा, है ना, थ्री इडियट मूवी क्या बोला था उसने, याद है क्या उसके लाइन, कॉम्पीट और डाई। ठीक है, हाँ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। आगे कहाँ थे हम, ऑल द ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। अब देखो लाइफ थ्रेटनिंग का मैनर, हर कदम पर यहाँ पर खतरा है। अगर थोड़ा सा, मैं ये बात कर रहा हूँ हिरन की, डियर की, अगर इसको ऐसा थोड़ा सा लगा कि नहीं अगर शेर आ रहा है, उसने अगर इग्नोर कर दिया तो शेर उसको मारकर खा जाएगा। लेकिन अगर शेर के आने के पहले अगर वो प्लेस छोड़कर कहीं दूर चल जाता है तो वो सेफ रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो सरवाइव करना है, कॉम्पीट करना है, वो सिर्फ खाने पीने को लेकर नहीं, यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में कंपटीशन है। अभी वायरस की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, सो कोविड और ह्यूमन बीइंग में कंपटीशन है। जो जीत गया, जैसे ह्यूमन बीइंग जीत गया तो कोविड उसके बॉडी से कोविड का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोविड जीत गया तो पर्सन डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हर इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग के बीच में भी कंपटीशन है। ठीक है, और कंपटीशन किसको लेकर है, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में। आगे, इन दिस कंपटीशन ओनली दोस ऑर्गेनिज्म सस्टेन। अब देखो इस कंपटीशन में कौन सस्टेन करेगा, जिसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब देखो कोविड इतना कॉम्पीट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है कि हर अलग अलग टाइप की दवा आ रही है, लेकिन एक नए टाइप का स्ट्रेन आ जा रहा है। क्योंकि कोविड का जो वायरस है हर बार अपने डीएनए, अपने जो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है उनको चेंज करके वो नए नए फॉर्म में आ रहा है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी का वो आपने सुना होगा भाषण, उसमें क्या बोला है, ये कैसा है, बहरूपिया है, मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेन में जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन है वहां पर यूरासिल होता है क्योंकि आरएनए का स्ट्रेंड है। ठीक है, साइटोसिन, है ना, इनके स्ट्रेंड में चेंज हो कर देता है वो, और जो आने वाली जो मेडिसिन है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसा कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो उतने लंबे समय तक, 1 साल 1.5 साल हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी वो सरवाइव कर रहा है। 2019 में आया था, तब से सरवाइव कर रहा है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, और कॉम्पीट कर रहा है। आगे, सो व्हिच शोज द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग इन द कंपटीशन। तो कंपटीशन में जीतने के लिए वो अपने आप में मॉडिफिकेशन कर रहा है। ऐसे ही अगर मॉडिफिकेशन हमारे बॉडी में नहीं हुआ, चलो हम वायरस और ह्यूमन इस पे बात नहीं करते, हम बात और करते दूसरे ऑर्गेनिज्म की।
जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डियर की, हिरन की, अब देखो उसके बॉडी में ऐसा अडेप्टेशन है कि वो झाड़ियों में इजीली छुप सकती है ना, उसके बॉडी का कलर ही ऐसा है। आपने जिब्रा को देखा, उसके बॉडी में वो ऐसे 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 व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, इसके कारण वो झाड़ियों में जो होता है ना, हर्ब्स श्रब्स जो होते हैं जंगलों में, वहां पर इजीली ऑर्गेनिज्म कैन हाइड। ओके, सो ये सब। फिर आपने देखा होगा टाइगर, उसके भी बॉडी में स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो भी जो श्रब्स में हर्ब्स में वो इजीली छुप सकता है। ठीक है, तो ये सब क्यों है? सो दैट उनके बॉडी में अडाप्टेशन हो रहा है, सो दैट वो एक अपने प्रे के तरफ, है ना, चली भी जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, है, जिसको वो शिकार करने वाला है उसको पता भी नहीं चलेगा और उसके एकदम पास चल जाएगा और फिर काम खत्म। आगे, हाउएवर बिसाइड दिस नेचुरल सिलेक्शन, सी जितने भी हमारे बॉडी में हमारे, अब हमारे जो हैंड की बात कर रहे हैं, हमारे हैंड में इतना मॉडिफिकेशन क्यों है? क्योंकि हम चीजों को हैंडल करते हैं। अगर हमारे ओरिजिन जिनसे हुई है, हम बात कर रहे हैं मंकीज की, तो अभी भी उनका मॉडिफिकेशन हमारे समान नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। बट हमें इतना मॉडिफिकेशन हो गया है कि हमारे हाथों का, हमारे बॉडी से हेयर धीरे धीरे जा रहे हैं, हमारे टेल गायब हो चुके हैं, हमारे विजडम टीथ का काम नहीं है, तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है। हमारे बॉडी में जो अपेंडिक्स है वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है। तो ये सब क्या है? एक्चुअल में एक टाइप का मॉडिफिकेशन है, एंड दिस मॉडिफिकेशन टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर जिसमें मॉडिफिकेशन होगा वो सरवाइव करेगा, वो कंपटीशन में विन होगा और सरवाइव करेगा। आगे, however beside this natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live। ठीक है, क्या बोल रहा है? नेचर उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जीने के लिए जो फिट है। ठीक है, उस समय डायनासोर के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं थी, तो नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, सारे के सारे डायनासोर खत्म। ठीक है, ऐसा है, शांत है हम। ओके, एंड रेस्ट विल पेरिश, और जो बचे हुए हैं जो अनफिट है वो पेरिश यानी खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, यही है डार्विन थ्योरी का मेन पॉइंट। आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट अगेन। क्या है? नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट, रेस्ट यानी कौन? अनफिट की बात कर रहे हैं, अनफिट विल गोइंग टू पेरिश। अब पेरिस आईफिल टावर वाला नहीं है, नहीं तो बस। हाँ, आगे, सस्टेनिंग एंड सिलेक्ट, कहाँ गया? सस्टेनिंग सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है जो फिट है चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, है ना, वो रिप्रोड्यूस करेंगे एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज विथ देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर, और वो अपने ही सेम कैरेक्टर वाले न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे और उनसे फिर और न्यू टाइप के स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू अडेप्टेशन। ठीक है, आगे, डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। देखो इसकी जो थ्योरी है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड, बहुत समय तक के यही थ्योरी एक्सेप्टेड थी। लेकिन हाउएवर सम ऑब्जेक्शन वेयर रेस्ड, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन भी रेज्ड हुए। अब देखो हम ऑब्जेक्शन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डार्विन थ्योरी का या तो हमको स्टेटमेंट पूछेगा, तो स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द डार्विन थ्योरी फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म और फिटेस्ट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विल गोइंग टू सर्वाइव एंड अनफिट विल डाई और पेरिश। ये इतना उसका स्टेटमेंट हो गया। अगर हमको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शन वेयर रेस्ड अगेंस्ट डार्विन थ्योरी, तो हमको ये तीनों पॉइंट याद में रखना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे objections were raised on Darwin's theory against Darwin theory। ठीक है, तो किसी को डार्विन थ्योरी में यहाँ पर डाउट है क्या बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है? अरे कहाँ गए सबके सब? यस सर। किसी को डाउट है क्या बेटा यहाँ तक? नो सर। तो ऐसा करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट, नहीं पहले वो पॉइंट्स पढ़ लेते फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, so now we are going to understand very important point of the Darwin's theory, which are the objections which are raised against his theory। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या था? देखो, पहला ऑब्जेक्शन था कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन।
कि नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन होने में। इवोल्यूशन का मतलब जो चेंजेस हुए, ग्रेजुअल चेंजेस हुए, जिसके कारण न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, इसको सपोर्ट नहीं करता, बोलता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या है उसका ऑब्जेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल। सो जो थ्योरी दिया था डार्विन ने, सिर्फ वो ही थ्योरी इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। देखो, उसने मॉडिफिकेशन होगा ये बताया था, लेकिन किस टाइप का, कौन से ऑर्गन है वो यूजफुल है या नॉट यूजफुल है, ये उसने नहीं बताया। ठीक है, जैसे हमारे हैंड्स का मॉडिफिकेशन हुआ, हमारी टेल धीरे धीरे गायब हो गई, ये मॉडिफिकेशन हुआ है ना, ये उसने एक भी पॉइंट मेंशन नहीं किया अपने थ्योरी में। तो ये एक उसका ऑब्जेक्शन है उसके थ्योरी के अगेंस्ट में। उसने जो मॉडिफिकेशन है यूजफुल और यूजलेस, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, बस उसने टर्म यूज किया कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें होगा वो सरवाइव करेगा, जिसमें नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें एनिमल्स की, जो वाइल्ड एनिमल, तो उनकी बॉडी is covered by hairs in order to protect them from the rain, from the winter season, summer season, सारे सीजन से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर हेल्प करते हैं। इज इट और नॉट? ओके, तो ये उनमें मॉडिफिकेशन है, ये उनमें मॉडिफिकेशन है। बट अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हमारे बॉडी के जो हेयर है वो धीरे 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 एक्सटेंड यानी विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स, that's why, and we have started living in home also. Okay, that's why we do not require those hair on our body. That's why they started decreasing in numbers in every year, नहीं बोल सकते, in every next generation. ठीक है, सो इसमें जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, कौन से यूजफुल है कौन से यूजलेस है, उसने ऐसा मेंशन नहीं किया था। ये उसका थर्ड ऑब्जेक्शन था, सेकंड ऑब्जेक्शन था। थर्ड ऑब्जेक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। There is no explanation about the slow changing and abrupt changes. Abrupt और जो स्लो चेंजेस हो रहे थे, ये उसके बारे में मेंशन, चेंज हो रहे हैं उसने बताया, लेकिन किस टाइप के चेंज होंगे ये उसने नहीं बताया। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑब्जेक्शन व्हिच आर रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी। समझ में आएगा बेटा? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस ऑब्जेक्शन, देखो इन्हीं ऑब्जेक्शन के कारण, देखो पहले ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड थी वर्ल्ड वाइड, लेकिन इन ऑब्जेक्शन के कारण डार्विन्स वर्क ऑन द इवोल्यूशन हैज बीन माइलस्टोन। और फिर उसने और भी बहुत सारे रिसर्च किए, इन जो क्वेश्चन उसने मेंशन किया था, ऑब्जेक्शन थे, उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज डार्विन कौन था? साइंटिस्ट था ना? हाँ, चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट। एक्चुअल में ऐसे लोग फिलोसोफर होते हैं और पैलेंटियोलॉजिस्ट होते हैं, और ये बायोलॉजिकल जो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल माइंडेड पर्सन होते हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में यानी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करके अपने थ्योरी बनाते रहते हैं। हाँ, साइंटिस्ट थे ना, ये है ना नीचे में चार्ल्स डार्विन के बारे में दिया हुआ है। देखो चार्ल्स डार्विन के बारे में क्या दिया है, दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, हाँ देखो ये बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट था, प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ही शोड दैट ऑल द species of living organism have been gradually evolved over a period of thousands and crores of years, देखो 1000 ईयर दिया है, but it takes crores of year from the common ancestor, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, उनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन थे। हमने कनेक्टिंग लिंक में ये सब पढ़ा हुआ है। He proposed the principle of the natural selection is responsible for this evolution, और उसने बताया कि नेचुरल जो सिलेक्शन है ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट बाकी लोगों ने क्या बताया कि नहीं, नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी अदर फैक्टर है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी। इवोल्यूशन के लिए जो मेन है वो है हेरिडिटी और चेंजिंग एनवायरनमेंट।
और हैबिट और हैबिटेट। हैबिट का मतलब वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और हैबिटेट का मतलब वो जिस पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, और हेरिडिटी। ये तीन ऐसे पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। एक हो गया हैबिट, दूसरा हैबिटेट, और तीसरा हो गया हेरिडिटी। हैबिट का मतलब देयर एक्टिविटीज। हैबिटेट का मतलब द प्लेस वेयर दे लिव, मींस दे आर टेरेस्ट्रियल, यानी वो जमीन पर रहते हैं। मी लाइक वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ओके। जो पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक, तो उनमें चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द वाटर होगा, हमारे में चेंज अलग होगा। जो उड़ रहे हैं बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उनमें चेंजेस अलग होगा, है ना। तो हैबिटेट का मतलब हो गया द प्लेस वेयर दे लिव, वेयर दे लिव। और हेरिडिटी का मतलब हमने तो पढ़ चुका है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और वो भी हम बात करें हेरिडिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। Why sexual reproduction? Because two different genes they are combining to form the next generation. तब यहाँ पर वेरिएशन आते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन ज्यादा आएंगे तो ज्यादा अडेप्टेशन होगा और ज्यादा मॉडिफिकेशन होगा, ऐसा है। ठीक है, so this is all about डार्विन्स थ्योरी। किसी को डाउट है बेटा यहाँ पर? Anybody, any doubt? पार्थ? नो सर। नो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेट अ सेकेंड ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके।